Hello students, welcome back to the class. Today we will going to discuss the topic that is called as equivalence mass and normality. Now what is equivalent mass? Equivalent mass is the amount of the substance that can be added to either 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35 grams of क्लोरीन. इसका मीनिंग क्या हुआ कि सब्सटेंस का वो अमाउंट, ठीक है ना, मान लीजिए बी सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वो अमाउंट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से ऐड हो सकता है. अमाउंट ऑफ बी that can add to what? That can add to 8 ग्राम ऑक्सीजन. उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास. क्या बोलते हैं उसको? हम इक्विवेलेंट मास बोलेंगे. श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? इसका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास का, वो क्या होता है? वो होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू molar mass of the compound divided by Z factor. Clear? Divided by what factor? Z factor. तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, जो इक्विवेलेंस मास है किसके इक्वल है? ये इक्विवेलेंस मास है मोलर मास बाय Z फैक्टर. तो यहाँ पर Z है क्या? Z यहाँ पर बहुत हो सकता है. एक तो हो सकता है नंबर ऑफ H plus given by acid, that is one of the meaning. Okay. दूसरा मीनिंग क्या है Z का? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस गिवन बाय बेस. Z का तीसरा मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस. कि कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, नेगेटिव चार्ज कितने हैं. Z का और मीनिंग भी क्या है? वो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Z का एक और मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर. ओके, क्लियरिंग दिया. तो यहाँ पर ये जो और Z का एक और मीनिंग भी है, वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व. ये तीनों जो हैं ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे रिडॉक्स में. अभी जो हमारा जो पोर्शन है वो इसी से सॉल्व हो जाएगा. ओके. हालांकि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है. लेकिन क्योंकि अभी हमने रिडॉक्स पढ़ा नहीं है, इसलिए हम अपने टॉपिक्स को इन तीनों तक ही रखेंगे कि कितने प्रोटॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने हाइड्रोक्सी इन्वॉल्व हो रहे हैं, या उस कंपाउंड में टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, या कितने, जैसे क्या होगा, चार्ज ऑन, आप आयन भी बोल सकते हैं. किसी आयन पे इतना चार्ज है वो भी Z माना जाएगा. ठीक है नहीं? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? तो हम दोबारा से इस पॉइंट को देख लेते हैं. इक्विवेलेंट मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो या तो 8 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हो, या 1 ग्राम हाइड्रोजन से, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से. उतना अमाउंट, जितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का दुनिया में, जितना भी वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए,
वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंस मास है। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? ये बात आपको समझनी है। और मोलर मास डिवाइड बाय जेड होता है, और जेड का मतलब क्या है? इनमें से कुछ भी एक। तो जितने भी मतलब हैं यहाँ पे, ये जेड के मीनिंग हैं, इसमें से कुछ भी ले लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? तो इन सबको देख के आपने इसको चेक करना। ओके, अब चेक कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ, देखिए नाइट्राइड आयन लिखा है, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन एंड एल्यूमिनियम कैटायन। तो अगर आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंस मास ऑफ नाइट्राइड क्या है, तो आप उसका मास लिखेंगे कितना है? 14। नाइट्रोजन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का ऐड करने या रिमूविंग करने से उसके मोलर मास में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 14/3 चार्ज 3 क्या है? यहाँ पे चार्ज है। क्लियर आपको ये बात? कितना आंसर आ गया? तो ये हो गया ऑक्सीजन का मास कितना? 16। चार्ज कितना ऑक्सीजन पे? 2 का। कितना आंसर आ गया? 8। फ्लोरीन कितना है चार्ज? -1 का, तो एटॉमिक मास है 19। चार्ज कितना है? 9 का, तो 9। तो 19/1 कितना आ गया? 19। सिमिलरली मैग्नीशियम में कितना है? एटॉमिक मास कितना है इसका? 24। चार्ज कितना है? +2, डिवाइड कर दिया 2 से। आर यू गेटिंग दैट? उसी तरह क्या होगा? इक्विवेलेंस मास ऑफ, बट इक्विवेलेंस मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या आएगा आपके पास? तो क्या आंसर है उसका? 27। क्या है उसका? 27 एटॉमिक मास है। व्हाट इज द चार्ज कैरिड बाय एल्यूमिनियम? आंसर इज 3। तो कितना आंसर आ गया? 9। 9 इज व्हाट? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसे ही मान लीजिए एसिड है HCl और एसिड है H2SO4। सबको मालूम है जो HCl है कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन, तो Z1 हो गया। बट H2SO4 कैन गिव यू हाउ मैनी? इट कैन गिव यू 2 प्रोटॉन। इसमें Z की वैल्यू कितनी होगी? 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। क्लियर? कारण क्या है? अगर H2SO4 गिव्स यू 1 प्रोटॉन, तो आप बोलेंगे यहाँ पर Z1 है। क्यों? क्योंकि 1 प्रोटॉन की है। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड स्टेप भी आ गया, मान लीजिए, तो अब क्या होगा? अब हमारे पास Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z की वैल्यू हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो दोनों स्टेप में 1 और 1 प्रोटॉन गया है, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल में कितना गया है? 1। तो इसका मतलब है H2SO4 ने अगर रिएक्शन के अंदर 1 प्रोटॉन लॉस किया है तो Z1 लेंगे, और अगर रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोटॉन लॉस कर दिए हैं तो 2 लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? और श्योर अबाउट दैट? तो H2SO4 में Z1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंस मास ऑफ HCl क्या आएगा यहाँ पे? अब बोलेंगे मोलर मास बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन 1। कितना है? 36.1। कितना आ गया? इक्विवेलेंस मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा? 98 मोलर मास है, डिवाइड बाय 2। क्या है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ H+ गिवन बाय व्हाट? गिवन बाय H2SO4। क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर? ऐसे देखिए क्या होगा? H3PO4 इट कैन गिव यू 1 प्रोटॉन, इट कैन गिव यू 2 प्रोटॉन, इट कैन गिव यू 3 प्रोटॉन। ठीक है ना? ये बात आपको समझ गई, ठीक है? नहीं, दोबारा समझिए ध्यान से। जो H3PO4 है ये आपको 1 प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन देने के बाद क्या मिलेगा आपको? H2PO4 नेगेटिव। फिर जो H2PO4 नेगेटिव है इट कैन गिव यू सेकंड प्रोटॉन। क्या मिला? HPO4 नेगेटिव। हो सकता है HP4O2 नेगेटिव गिव्स यू 1 मोर प्रोटॉन।
तो क्या मिलेगा आपके पास, फॉस्फेट आयन। तो अगर आप तीनों स्टेप को इकट्ठा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, H3PO4 gives you what, gives you 3H plus and phosphate। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। तो 1 2 3 तीनों प्रोटॉन 1 by 1 दिए जा सकते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियरली अंडरस्टूड। तो अगर एक प्रोटॉन का लॉस होता है, 2 का और 3 का होता है, तो उसी हिसाब से आंसर आएंगे यहाँ पे। हमारे क्लियर अबाउट कोई मेरी बात, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो हाउ मैनी प्रोटॉन्स गिवन बाय एन एसिड, एसिड कितने प्रोटॉन आपको देगा उस पर डिपेंड करेगा जेड फैक्टर। ठीक है, अगर तीनों प्रोटॉन देगा तो फिर क्या होगा, इक्विवेलेंस मास कैन बी, मोलर मास कितना है 98 है H3PO4 का। कैसे, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन के हैं। तो मिलाया कितना हो गया 94, कितना हो गया 98 हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, तो दैट इज़ हाउ यू आर एबल टू गेट दैट। तो ये मैं दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पर Z की 3 पॉसिबल वैल्यू हैं, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में। अगर एक प्रोटॉन लॉस हुआ है तो 1 लिखेंगे, 2 प्रोटॉन लॉस हुए हैं तो 2 लिखेंगे, तीनों प्रोटॉन लॉस हुए हैं तो 3 लिखेंगे। क्लियर आपको मेरी बात, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो ज़्यादातर केसेस में तीनों के तीनों प्रोटॉन लॉस होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर ही आएंगे। और अगर आएंगी भी तो बहुत टाइम है, जब आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। आप दोबारा से यहाँ पर चेक कर लीजिए कि कैसे हमने किया है। देखिए HCl जो है ये एक प्रोटॉन लॉस करता है, जैसे HCl है, HBr है, HNO3 है, HI है, ये सारे क्या कर रहे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग ओनली 1 प्रोटॉन। तो क्योंकि एक प्रोटॉन का लॉस होगा तो इसलिए इन सब में Z वैल्यू 1 आएगी। लेकिन H2SO4 में एबिलिटी है कितना, इट कैन गिव यू 1 प्रोटॉन, इट कैन गिव यू 2 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन मतलब यहाँ पर बात हो रही है H प्लस आयन की, तो H प्लस आयन है उसी को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में दोनों प्रोटॉन ही लॉस होते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए, ये सब क्वेश्चन पढ़ने की एबिलिटी पे है, आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और चेक करना है एक प्रोटॉन लॉस हो रहे हैं, 2 प्रोटॉन लॉस हो रहे हैं। तो 99% केसेस में क्या होता है, दोनों प्रोटॉन लॉस होते हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस में आपको Z की वैल्यू 2 ही लेनी पड़ेगी। तो जब Z 2 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 49। तो HCl में तो है ही एक, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। आर यू श्योर अबाउट दैट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे H3, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है, फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है, फास्फोरिक एसिड। जो फास्फोरिक एसिड है और पिछला नाम क्या था, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं दे कैन गिव यू मोर देन 1 प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन का लॉस है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रोटॉन कैन नॉट बी, एक ही स्टेप में तीनों प्रोटॉन लॉस नहीं होंगे, तीनों प्रोटॉन 1 by 1 लॉस होंगे, स्टेप बाय स्टेप। आर यू श्योर अबाउट दैट। चाहे प्रोटॉन का लॉस हो, चाहे प्रोटॉन का गेन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का गेन हो। ठीक है, वो हर जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। और देखिए जैसे H कार्बोनिक एसिड है, मान लीजिए, ये देखिए। ठीक है जी, और देखिए क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें Z की वैल्यू कितनी है, इसमें Z की वैल्यू 2 है। वाई, इट कैन लॉस 2 प्रोटॉन। ऐसे क्या है, HCN है, इट कैन लॉस 1 प्रोटॉन। लेकिन मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ पे H2S, इट कैन गिव यू 2 प्रोटॉन। ये बात हो रही है कितनी, मैक्सिमम किसकी हो रही है यहाँ पे,
मैक्सिमम प्रोटॉन की बात हो रही है, हाउ मैनी मैक्सिमम प्रोटॉन, आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर है? ऐसे ही क्या होगा, हमारे पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन गिव यू 1 हाइड्रोक्सिल। फिर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन गिव यू 2 हाइड्रोक्सिल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, इट कैन गिव यू 2 हाइड्रोक्सिल। ऐसे क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो Z3 हो जाएगा। तो हाउ मैनी OH कैन बी गिवन, ऐसे क्या होगा, इसमें 2 पॉसिबल है। जैसे लेड है तो ये इसमें Z की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल। लेकिन अगर मान लीजिए PbOH4+ होगा, फिर क्या होगा, Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू, आपको गिवन क्या है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर जैसे मैं आपको पूछूँ भाई, अगर कई केस में क्या होगा, आपको चेक करना पड़ेगा टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कितने हैं। देखिए कैसे, तो मान लीजिए आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या है ये, कैल्शियम का 2+ है, कार्बोनेट का 2 नेगेटिव है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, Z की वैल्यू 2। आइदर यू राइट टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कितना आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये क्या है, Mg2+ आयन, O2 नेगेटिव आयन, Z की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है। ऐसी क्या है आपके पास, मान लीजिए ये है Al2SO43, एल्युमिनियम के 2 आयन हैं और सल्फेट के 3 हैं, तो पॉजिटिव भी 6 है, नेगेटिव भी 6 है, तो यहाँ Z क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर क्या है, चार्जेस पर Z चल रहा है, क्या चल रहा है, कितने टोटल चार्जेस हैं। तो आप लोग याद रखिए, जैसे सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, क्लोरेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है, मैंगनेट आयन है, ठीक है, 2 नेगेटिव, परमैंगनेट आयन है, 1 नेगेटिव। ये परमैंगनेट है, ये मैंगनेट है। क्लियर आपको ये बात? परमैंगनेट और ये क्या है, मैंगनेट। क्लियर नहीं क्लियर? ये क्या है, डाइक्रोमेट, क्या है इसका नाम, डाइक्रोमेट। तो आपको चार्जेस चेक करने इतने, सल्फेट आपको पता ही है, फॉस्फेट, नाम सुनते जाइए, सल्फेट आप नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, नहीं, सल्फेट, फॉस्फेट, परक्लोरेट, क्या नाम है इसका, परक्लोरेट, इसका नाम है डाइक्रोमेट। 2 नेगेटिव है, MnO4 वो 2 नेगेटिव है तो मैंगनेट, 1 नेगेटिव है तो परमैंगनेट। आर यू श्योर अबाउट दैट? और चेक कीजिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, सल्फाइट है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ये सल्फाइट है। क्लियर? आर यू श्योर? जैसे ये देखिए NH2 नेगेटिव, ये अमीडो है, NH2 नेगेटिव, ये क्या है, इमीडो है। तो ये नेगेटिव आयन के नाम आपको याद होने चाहिए, ताकि वहाँ कंपाउंड में आप चार्ज को, इस समय क्या होगा, जितना चार्ज है उतना Z है, इसमें -1 है, तो ये Z के लिए क्या हो जाएगी, डोंट राइट, इसमें 1 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 2 है, ठीक है ना। ऐसी क्या होगा, यहाँ पे Cr4, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन, क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन, तो इसमें भी 2 है Z, और ये क्या है, डाइक्रोमेट। क्लियर नहीं क्लियर? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू, ठीक है जी, क्लियरली। ऐसे क्या होगा, जैसे ये नाम है अमोनियम, ये अमोनियम केटायन है, क्या है, अमोनियम केटायन है, ये इनऑर्गेनिक केटायन है। जितने भी ज़्यादातर बाकी केटायन होंगे, ठीक है, वो सबके क्या होंगे, सबके सब मेटालिक केटायन होंगे। क्या होंगे, मेटालिक केटायन।
श्योर अबाउट दैट? तो ये आपको बात समझनी है। एक और है, जैसे हाइड्रोनियम है या H+ है, ठीक है, तो वो आपके पास एक्वस मीडियम में कैटायन आएंगे, याद रखिए इस बात को। तो जो ये अमोनियम कैटायन है, तो ये बात यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको चार्ज चेक करना है जेड की वैल्यू, क्योंकि ये इक्विवेलेंस मास निकालते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो छोटी बातें हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। देखिए और भी एनायन हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। जैसे ऑक्साइड है यहाँ पे, तो O पर ऑक्सीजन पर माइनस, जितना चार्ज है उतना Z होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना नेगेटिव चार्ज उतना Z हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड है, मतलब मॉलिक्यूल पे -1 है, पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल पे -2 है। तो यहाँ पे अनायन की आप जो अनायन है वो कैसे हैं? ऑक्साइड जो है वो एटॉमिक फॉर्म में अनायन बना हुआ है, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अनायन है। ऐसे सल्फाइड जो है ये भी ऑक्साइड की फॉर्म में, मतलब एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। ये है थायोसल्फेट आयन, इसको थायोसल्फेट बोलते हैं। बाई कार्बोनेट आयन, बाई सल्फेट आयन। तो ये नाम आपने सबने याद रखने हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमीडो, इमीडो, क्रोमाइड, डाइक्रोमेट। क्लियर आपको ये बात? उसके बाद ये परमैंगनेट, मैंगनेट, डाइक्रोमेट, क्लोरेट। ये पर क्लोरेट है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। जैसे ClO4 नेगेटिव है, ये है पर क्लोरेट। क्या है ये? पर क्लोरेट आयन। ऐसी ClO3 है, ये है क्लोरेट आयन। ClO2 नेगेटिव है, ये है क्लोरस आयन। और ये है हाइपोक्लोरस आयन। तो ये भी आपने नाम याद रखने, सब में Z1 ही है, चेक कर लीजिए। ये इसलिए मैंने आपको लिखे हैं। ये हाइपोक्लोरस जो आयन है, आपने घर में जाके देखिएगा, आपके घर में डोमेक्स, लाइजोल पड़ा होगा, वो क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोरस। ये सोडियम हाइपोक्लोरस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइपोक्लोरस आयन है यही ब्लीचिंग एजेंट है, जो आपके बाथरूम में आप यूज़ करते हो, हार्पिक या फिर लाइजोल वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है? हाइपोक्लोरस आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है। और जो हाइपोक्लोरस आयन है वो क्या करता है? इट रिलीजेज नेसेंट ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। इसलिए जो हमारे क्लींजिंग जितने भी हमारे लिक्विड आते हैं, दे कंटेन हाइपोक्लोरस। ठीक है बेटा कि नहीं? ये आपको याद रखना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? देखिए हम चलेंगे पहले, जैसे मान लीजिए ऑक्साइड आयन है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मास क्या है? इसका इक्विवेलेंस मास है मोलर मास बाय Z। मोलर मास कितना है इसका? 16 है। कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 8 एज वर्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, मान लीजिए जैसे H2SO4 है, तो उसमें इक्विवेलेंस मास क्या होगा? तो आप बोलेंगे मोलर मास बाय 2। वाई? चेक कीजिए, इसमें 2 H+ देने की पावर है और सल्फेट का आयन है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया यहाँ पे कि इस पे 2 आएगा, दैट फैक्टर देना है 98/2, दैट इज 49। ठीक है जी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। और उसके बाद क्या आएगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड है, इसका नाम है, देखिए दोबारा चेक कीजिए क्या है ये इसका नाम? इसका नाम है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें 2 प्रोटॉन देने की पावर है। कौन सा? 2 प्रोटॉन देने की पावर है। इसमें क्या होगा? इसमें Z की वैल्यू 2 हो जाएगी।
तो कोई आपसे बोले इसका इक्विवेलेंट मास क्या है, तो बोलेंगे मोलर मास बाय जेड। तो मोलर मास कितना है इसका, इसका जो मोलर मास है वो है यहाँ पर 126 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आ गया 63। अब यही जो है एनहाइड्रस में पॉसिबल है। ये क्या है, ये है एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। तो आपको चेक करना है कि आपको हाइड्रेटेड गिवन है या एनहाइड्रस गिवन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा, वो होगा 90/2, कितना आ गया यहाँ पे 45। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट मास इज ऑल अबाउट। क्या ये इक्विवेलेंट मास के बारे में बात हो गई है, ठीक है ना। अब हम जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे हम डिफाइन द टर्म दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। हम क्या करेंगे, हम अब नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे कि नॉर्मेलिटी होती क्या है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी मीनिंग। तो जैसे नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी है इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the number of gram equivalents, number of gram equivalents dissolved in 1 liter of solution। दोबारा चेक कीजिए, क्या है ये, डिफाइंड एज नंबर ऑफ व्हाट ग्राम इक्विवेलेंस। क्या है ये, ग्राम इक्विवेलेंस है डिजॉल्व इन ए 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता है आपके पास, चेक करेंगे हम ध्यान से कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता है मोलर मास, सॉरी गिवन मास, नॉट लाइक दैट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंस मास। अब इक्विवेलेंस मास क्या होता है, आपने अभी पढ़ा है, ये होता है मोलर मास बाय जेड। ये जेड ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, देखिए जेड इंटू गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, जेड इंटू नंबर ऑफ मोल्स। और जेड क्या है यहाँ पे, जेड है नंबर ऑफ H प्लस कैन बी गिवन, नंबर ऑफ OH कैन बी गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और चार्ज। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, यस और नो, पढ़ चुके हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड इंटू एन बी। यहाँ जेड इंटू गिवन मास है मोलर मास। तो जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आएगी, वो होगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, जेड इंटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय VmL। तो चेक कीजिए वैल्यू क्या है, ये मोलैरिटी है। तो नॉर्मेलिटी कैन बी जेड टाइम्स मोलैरिटी। तो जो नॉर्मेलिटी है क्या है यहाँ पे, जेड टाइम नॉर्मेलिटी। बस नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। ये होती है ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, ठीक है ना। तो ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू है, इम्पॉर्टेंट बात। तो नॉर्मेलिटी की अब आपको मेरी बात दोबारा लिखना पड़ेगा।
ये है Z इंटू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय VmL। चेक कीजिए, यही फार्मूला दोबारा लिखा गया है। ये क्यों लिखा गया है? अब मैं VmL को इधर ले जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा नॉर्मलिटी इंटू VmL इक्वल टू Z इंटू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000। चेक कीजिए, वही फार्मूला है, कुछ चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसका दोनों का एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है? मिली इक्विलेंस। क्या नाम है? मिली इक्विलेंस। ये जो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए। तो मिली इक्विलेंस की ऐसी सेम हमने कहाँ पढ़ा था? याद है? मिली मोल्स में। मिली मोल्स क्या थे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml और गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000। अगर आपको याद होगा तो ये दोनों फॉर्मूला किसके थे? मिली मोल्स के। कुछ नहीं करना, मिली मोल्स में इसमें क्या हुआ? मिली इक्विवेलेंस क्या है? मिली मोल्स इंटू Z है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? कि जो मिली इक्विवेलेंस है क्या है? वो Z टाइम मिली मोल्स है। यस और नो? क्लियर नहीं क्लियर आपको? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मिली इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे Z इंटू मिली मोल्स। क्लियर नहीं क्लियर आपको? और Z क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्जेस, टोटल है नेगेटिव चार्जेस। आर यू क्लियर? ये जो फॉर्मूला है समझ लीजिए, आप चाहें तो सारे के सारे मोल्स कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मिली इक्विवेलेंस पे लगा के कर सकते हैं। क्लियर नहीं? कुछ भी कर लीजिए आप, क्वेश्चन मिली इक्विवेलेंस फंडामेंटल बिल्कुल सही बैठेगा। श्योर है? एक्सेप्ट इन ए वेरी फ्यू रेयर केसेस जहां नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन्वॉल्व होगी। क्लियर नहीं क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पता लगाना है कि हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंस है प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है? Z इंटू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000। तो Z2 है यहाँ पे, गिवन मास है 9.8, मोलर मास है 98, आंसर 1000। तो जॉब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 200। तो 200 क्या है? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ऐसे क्या होगा? अगर आपको दे रखा है कि मान लीजिए कि 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 50 ml of solution to form in aqueous medium, what is normality? तो नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी होती है Z इंटू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय VmL। Z के लिए नहीं, यहाँ पे 2। गिवन मास कितना है? गिवन मास है यहाँ पे 0.49। मोलर मास है 98 इंटू 1000 डिवाइड बाय 50। तो ये डेसिमल से ये 2 जीरो कट गया, आंसर आ गया 2 इंटू 49 98 इंटू 10 डिवाइड बाय 98 इंटू 50। कितना आंसर आ गया? 1/5, दैट इज 0.9 ग्राम इक्विवेलेंस लीटर इनवर्स। ये क्या है? नॉर्मलिटी की वैल्यू है। क्या नॉर्मलिटी की वैल्यू है इस केस में? आर यू श्योर? देखिए कोई भी गिवन सिचुएशन हो, कोई भी क्या हो, गिवन सिचुएशन हो, हमारे पास किसी भी तरह का रिएक्शन हो, रिएक्शन क्या पॉसिबल है? एडिशन रिएक्शन,
एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन यू कंसिडर, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है, टाइट्रेशंस, यू नेम एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, उसमें जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना 2 moles ऑफ ए रिएक्ट विथ 3 moles ऑफ बी गिव यू 4 मोल ऑफ सी, तो ये मोल वाइज इक्वल नहीं है ना, हो भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सी जरूर होंगे। दोबारा चेक कीजिए, ये नंबर ऑफ मोल, ये मोल वाइज सेम नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंस वाइज क्या होंगे, इक्विवेलेंस वाइज ये सेम होंगे, क्या होंगे, ये सेम होंगे। क्लियर नहीं क्लियर आपको मेरी बात? तो ये सिंपल सी बात आपको समझनी है, ये नंबर ऑफ मोल वाइज भी सेम हो सकते हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ मोल वाइज सेम हो या ना हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वाइज जरूर सेम होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वाइज क्या होंगे, हमेशा ये सेम होंगे। आर यू गेटिंग दैट? देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर HCl कैन कंज्यूम 10 ग्राम ऑफ NaOH। तो सबको मालूम है यहाँ पे कि HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है, तो व्हेन दे रिएक्ट व्हाट विल हैपन, यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ और इक्वल हो ना हो, मिली इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स आपस में इक्विवेलेंट होते ही हैं। तो ये क्या होता है, मिली इक्विवेलेंस क्या होता है, Z इंटू एम इंटू वी। ये क्या है, अगर वॉल्यूम वाइज दे रखा है, और मिली इक्विवेलेंस बेस क्या है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे NaOH, ठीक है। तो ये कितना है, कह रहा है इसमें होगा Z इंटू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000। अब चेक करो, ये भी मिली इक्विवेलेंस है, ये भी मिली इक्विवेलेंस है। तो HCl में Z कितना होता है 1, मोलरिटी 0.2 गिवन है, वॉल्यूम आपको निकालना है। NaOH में कितने OH हैं 1, कितना गिवन मास है 10, मोलर मास 40 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 V, ये होगा 1/4 इंटू 1000। आर यू ओके विद दैट? तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आ गया हमारे पास वो ये आ गया 0.2 V इक्वल टू 250। तो V की कितनी आई यहाँ पे, इतना ml क्या है, इतना ml चाहिए हमें HCl टू कंज्यूम व्हाट, टू कंज्यूम 10 ग्राम ऑफ NaOH। बताइए इजी और टू इजी? द आंसर दैट इज टू इजी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 100% प्योर इज कंज्यूम्ड बाय 0.4 मोलर 250 ml HCl। तो हमारे पास क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, रिएक्टेंट है, और HCl यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो आंसर आएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब जरूरी नहीं है ये बैलेंसिंग हमें पता ही होगा, वैसे तो मैं कर देता हूँ बैलेंसिंग, लेकिन बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कि जो मिली इक्विवेलेंस होंगे आपके कैल्शियम कार्बोनेट के, वो इक्वल टू होंगे मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2O इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ CO2। अब चेक कर लीजिए, हर एक
जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है आपस में इक्वल अमाउंट में इक्वलेंस वाइज हो रहा है। तो आपको कुछ भी निकालना है निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे आपस में पांचों जो रिएक्टेंट, मतलब 2 रिएक्टेंट है 3 प्रोडक्ट हैं, ये पांचों आपस में इक्वल हैं। किस स्केल पे इक्वल हैं? ना मोल वाइज, ना वॉल्यूम वाइज, ना मास वाइज, लेकिन इक्वलेंस वाइज सेम है। क्या है ये? इक्वलेंस वाइज सेम है। तो आप क्या बोलेंगे? अब मैं ये 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इसमें क्या लेंगे आप बोलेंगे सर मिली इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये लिख दिया आपने। इसको फिर से दोबारा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों के मिली इक्विवेलेंस सेम है, तो इसका मिली इक्विवेलेंस क्या होगा? Z इंटू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000। HCl में क्या होगा? Z इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। कैल्शियम कार्बोनेट Z की वैल्यू 2 है। गिवन मास कितना है हमारे पास? हमारे पास गिवन मास पता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100। HCl, हाउ मनी प्रोटॉन कैन बी गिवन? 1। व्हाट इज द मोलरिटी? आंसर है 0.4। व्हाट इज द वॉल्यूम? आंसर है 250। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया WB इज इक्वल टू हाउ मच? 0.4 इंटू 250 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। कट गया, कितना आ गया? 0.2 इंटू 25, कितना आ गया? 5 ग्राम। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी? दैट इज टू इजी। आप कुछ भी निकाल लीजिए। हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच H2 इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच CaCl। तो जो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट है वो सभी जगह पर एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है, गॉड की तरह। ठीक है, आर यू श्योर?